नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूके एंड इंडिया। अब इन सब के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम जो है अमेंडमेंट देखेंगे इनके कि किस तरीके से और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है। यूएसए में तो क्या ही होगा, कितना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो क्या डेवलपमेंट होगा। इंडिया में हुआ तो इंडिया के देखेंगे हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यूएसए का देखें सबसे पहले हम लोग। यूएसए क्या है का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए है कि मैं बाद में हम जब इंडिया का डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्यों फ्लेक्सिबल है, तब हम इसका भी देखेंगे कि इसका रिजिड क्यों है। ठीक है, दूसरा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ 7 सेक्शन है, 7 आर्टिकल है। तीसरा है फेडरल। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। यूके का क्या है भैया? यूके फ्लेक्सिबल है, सिंपल। जैसे लेजिस्लेशन पास होते हैं वैसे का वैसा आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल है। इसका तो अनरिटन है भैया, प्रेसिडेंट्स के ऊपर चलता है इनका काम, और इनकी जो है वो यूनिटरी है। इंडिया का क्या है? क्वासी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो ऐसा लिख दूं मैं, हाफ रिजिड हाफ फ्लेक्सिबल, या फिर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही है। क्यों है वो हम देखेंगे जब हम आर्टिकल 368 डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में है, उसमें हम देखेंगे इस बारे को। इसका है रिटर्न, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है भैया क्वासी फेडरल क्यों है? हम इतनी सारी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों है क्वासी फेडरल। आपने अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हो कंपैरेटिव स्टडी लॉ की, तो आप देख सकते हो। तो ये हो गया, फिलहाल तो हल्का फुल्का आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का ये। अब हम देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो अमेंडमेंट ही देख लेते हैं क्या होता है और किस तरीके का होता है अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट जो है 2 तरीके का होता है, डी ज्योर अमेंडमेंट, डी फैक्टो अमेंडमेंट। डी ज्योर का मतलब आपको मालूम ही, बाय द लॉ। तो बाय लीगल प्रोसेस, लेजिस्लेचर के थ्रू अगर वो हुआ हो, बाय लेजिस्लेचर। अमेंडमेंट ऑब्वियसली हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और एक है डी फैक्टो, कि बाय प्रोसेस तो नहीं हुआ लेकिन हमको मालूम है कि अमेंडमेंट हो चुका है। जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जैसे कि प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कर दिया गया था। तो ये क्या है कि हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है और वो जुडिशरी ने किया, तो बाय इंटरप्रिटेशन के थ्रू। अब हमारी बात ही आती है कि अमेंडमेंट होता क्या है। अमेंडमेंट समझने से पहले हम अब मेजॉरिटी देख लेते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट को पास करवाना पड़ेगा जिसके लिए मेजॉरिटी लगती है। तो मेजॉरिटी कितने तरीके की होती है? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या, 25% लोग, 25% के ऊपर लोग अगर पास कर देते तो आपका पास हो जाता है। 25 क्या 50%, सॉरी 50% के ऊपर लोग कितने भी आए हों, जितने लोग प्रेजेंट है 50%। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि टोटल जितनी भी सीट है लोकसभा की, उतनी सीट का 50%,
के ऊपर जितना भी है, तो उतनी सीट के 50% पास किया हुआ हो तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाती है। मतलब इधर तो जितने प्रेजेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इतने मान के चलो 40 लोग प्रेजेंट है 50 में से, तो 20 + 1 21 लोगों ने अगर बोल दिया कि हाँ पास तो पास। लेकिन अगर 50 लोग हैं और 40 लोग प्रेजेंट है तो कम से कम 26 लोग को बोलना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ना, स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मेजोरिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो होता है स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास करवाना होता है। अब हम देखते हैं जरा आर्टिकल 368, अभी नहीं देखेंगे आर्टिकल 368, अभी हम जरा एक और चीज़ देखते हैं, वो बताता हूँ मैं कौन सी चीज़ देख रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 13 आपने देखा होगा, सुना होगा, और एक है आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 बात करता है कि कोई भी एक ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आर्टिकल 13 ये बोलता है कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। अब आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अब मान के चलो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट ही बदल दी, इधर बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये तो फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई संसद ऐसा कानून लेके आती है जो राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया संसद ने और बदल दिया कि राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी हटा दिया, तो फंडामेंटल राइट ही बदल दी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बदला है, तो उसका क्या होगा। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है भैया, तो रिलेशन के लिए कई सारे केसेस हुए हैं। सबसे पहला जो केस हुआ था वो था शंकरी प्रसाद का मामला। यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था, 1951 में। इस केस में क्या बोला गया, ये सबसे पहला केस हुआ था। इस केस में क्या बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 368 के अंडर ख़त्म कर सकती है कि हाँ फंडामेंट आर्टिकल 13 चाहे जो बोलता रहे, हमने तो संसद ने तो आर्टिकल 368 के अंडर किया है, तो 368 के अंदर तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, तो फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकता है। उसके बाद मामला आया सज्जन सिंह का मामला। सज्जन सिंह का मामला ये आया था 1965 में। इसमें अब वापस से मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, 5 जजों की बेंच के पास। तो 5 जजों की बेंच ने 3:2 के जजमेंट में ये बोला कि हाँ बिल्कुल संसद के पास पावर है, संसद में उसमें लिखा तो है आर्टिकल 368 में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें इस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। तीसरा जजमेंट आया जिसमें परिस्थितियाँ सिचुएशन बदलना शुरू हुई, वो था गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला ये आया था 1967 में। अब इस मामले में ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्लियामेंट है वो सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 368 में आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे। ये आया था। अब ये आ गया जजमेंट। उसी जजमेंट के बाद 42nd अमेंडमेंट ले आई सरकार, 24th। अमेंडमेंट आया 1971 में, और इसमें ये लिखवा दिया, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जुड़वा दिया, और उसमें ये बोल दिया कि लॉ
जो लॉ जो पास होंगे वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएंगे। इसमें लिखवा दिया लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो लॉ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल 13 में आप उसी लॉ को वो कर सकते हो, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो जो लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा इसमें बोला गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और दूसरा आर्टिकल 368 में चेंज किया, 368 में अमेंडमेंट किया और उसमें ये बोला कि फंडामेंटल राइट को भी कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। और जो पांचवा सबसे बड़ा मामला जो आया था अभी तक का जिसने सबको हिला के रख दिया, वो मामला था केशवानंद भारती विश्वानंद भारती। इस मामले में जैसा कि आप सबको मालूम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी, और इस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया आपका जो भी आपको करना है आप करो, आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करने हैं आप अमेंडमेंट करो, जो भी करना है आप करो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार किया है ना, तो आप तो दोबारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, आपका है बस चेंज करना। तो आप चेंज कर सकते हो, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आ गई थी केशवानंदा भारती वाले केस में। अब देखते हैं हम आर्टिकल 368 में है क्या। आर्टिकल 368 कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता किस तरीके से, तो सिर्फ दो तरीके से होता है ब्रॉडली अगर देखो आप तो, स्पेशल मेजोरिटी बाय स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 मेजोरिटी से आप दोनों हाउसेज में पास करवा लो, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के और मामले हैं जो आर्टिकल 368 में डिफाइंड है कि इन मामलों में आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई भी करवाना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर से आपको वो अमेंडमेंट पास करवाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों मतलब मोस्टली चीज़ों में तो यही हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो कि डिफाइंड है उसमें कि आपको मान के चलो आर्टिकल 368 को ही चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी प्लस हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन लगेगा आपको, तब जाके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब जरा हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलग है, क्यों रिजिड बोलते हैं हम इसको, ये तो क्वासी फेडरल, ये तो रिजिड भी है, हाफ रिजिड हाफ फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी आ जाएगी, आप कर सकते हो। इसमें क्या है, तो इसमें आपको 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए दोनों हाउसेस की, ये एक कंडीशन तो है ही, प्लस आपको 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी तो चल करनी, और आपको 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। आपको जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर है स्टेट से आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा, स्टेट असेंबली जो है वहाँ की उनसे आपको वो भी आप वहाँ से आपको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान के चलिए कि 2/3 स्टेट है, जितनी भी स्टेट है उसके 2/3 स्टेट ने बोला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाना है, तो एक कन्वेंशन बन जाएगी, बनानी ही पड़ेगी,
कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, फिर वो कन्वेंशन फिर अमेंडमेंट के लिए बिल आएगी, वो पास होने के लिए जाएगा, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही। लेकिन अगर 2/3 स्टेट ने अगर बोल दिया कि हमको अमेंडमेंट चाहिए और कन्वेंशन बन गई, तो फिर वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा पूरा कंपैरेटिव स्टडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।